Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in December 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe my channel so that you can get further videos on time. For completing this series, it will take 1 to 2 months and then we'll practice previous year questions also. I will use both the language, that is Hindi and English, for explaining the topic. This is unit number 4, comparative political thought, and this is the within this unit number 4, this is chapter number 4, that is state theory. Today we are going to discuss about the various theories of state. First of all, state क्या होता है इस चीज़ को हम समझते हैं. सो स्टेट इट्स अ सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें स्टेट बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम किसी कंट्री को कंपेयर कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस के वहाँ पे, तो वहाँ के हम स्टेट पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है. What is a state? A state is an organized political community that has authority over a definite territory and population. देखिए ये जो डेफिनेशन है, और समटाइम्स यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट यूपीएससी में भी इसी एक लाइन से, ये जो लाइन मैंने लिखी है इस स्टेटमेंट से जो है क्वेश्चन आया था कि स्टेट क्या होता है. तो स्टेट तो पहली चीज़ तो स्टेट और गवर्नमेंट दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, स्टेट जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी होती है जिसकी अथॉरिटी होती है, मतलब सॉवरेनिटी होती है डेफिनेट टेरिटरी और पॉपुलेशन. ठीक है, सो यहाँ पे 4 कीवर्ड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स वो अभी हम देखते हैं नीचे. ठीक है, सो टेरिटरी वर्ड इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन वर्ड इंपॉर्टेंट, अथॉरिटी वर्ड इंपॉर्टेंट, एंड डेफिनेट टेरिटरी एंड पॉलिटिकल कम्युनिटी. ओके, इसी चीज़ को हम लोग देखेंगे. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट जो वर्ड है उससे डिफरेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो बदलती है पर स्टेट जो है वो परमानेंट रहता है. ये एक ऐसी पॉलिटिकल कम्युनिटी है जो कि परमानेंट है. गवर्नमेंट तो कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर 5 years इफ़ इट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री है तो. ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो देयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट. फर्स्ट इज पॉपुलेशन, सेकेंड इज टेरिटरी, थर्ड इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज सॉवरेनिटी. ये चारों इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं स्टेट के. मीन्स स्टेट हम किसे कहेंगे, जहाँ पे ये 4 चीज़ें हैं वो उसको हम एक स्टेट बोलते हैं. ठीक, सबसे पहली बात तो एक डेफिनेट फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया जिसको हम टेरिटरी बोल रहे हैं. उस टेरिटरी में रहने वाले लोग जिसे हम पॉपुलेशन बोल रहे हैं. उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट, जिसको हम इंस्टीट्यूशन या रूलिंग अथॉरिटी कह रहे हैं. और ये रूलिंग अथॉरिटी कैसी होनी चाहिए, वो तभी रूल कर पाएगी जब वो सवरेन हो. मीन्स वो जो स्टेट है वो कैसा हो, सुप्रीम पावर इनसाइड एंड इंडिपेंडेंस आउटसाइड. मीन्स किसी फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन अथॉरिटी का इंटरफेरेंस ना हो उस टेरिटरी में. जो अथॉरिटी स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वही सवरन इंडिपेंडेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड सवरेनिटी. सो दीज आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट. क्या है 4 एसेंशियल एलिमेंट्स? कि एक डेफिनेट फिक्स्ड जोग्राफिकल एरिया, उस एरिया में रहने वाले लोग, दैट इज़ पॉपुलेशन, उसको गवर्न करने के लिए, उसको रूल करने के लिए एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. और वो कैसा होना चाहिए, सवरेन होनी चाहिए. मीन्स सुप्रीम पावर हो और इंडिपेंडेंस हो, कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी का इंटरफेरेंस ना हो. ठीक है, सो आई होप आपको ये स्टेट के 4 एलिमेंट समझ में आए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है एंड यूपीएससी में यहाँ से प्रीवियस और क्वेश्चंस आप चेक करेंगे तो आया है क्वेश्चन. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टेट थ्योरी क्या होता है. सो द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ नेचर, पर्पस, रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट. स्टेट कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसका क्या नेचर है, किस पर्पस से स्टेट ओरिजिनेट हुआ, उसकी रोल क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, ये सब हम स्टेट थ्योरी के अंडर पढ़ते हैं. अब बहुत सारे अप्रोचेस हैं स्टेट थ्योरी को लेके. मीन्स डिफरेंट फिलोसोफर्स ने डिफरेंट स्टेट थ्योरीज दी. उन्होंने बताया कि क्यों स्टेट ओरिजिन हुआ. तो हम लोग जो है एक्चुअली क्लासिकल थ्योरीज़ हैं, मॉडर्न थ्योरीज़ हैं, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज़ हैं. ठीक है, सो क्लासिकल थ्योरीज़ और मॉडर्न थ्योरीज़ को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. कंटेम्प्रेरी थ्योरीज़ को जो है 2-3 थ्योरी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. ठीक, क्वेश्चन जहाँ से आते हैं. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेट थ्योरी को मतलब पढ़ने के लिए क्या अप्रोचेस हैं. तो फर्स्ट इज क्लासिकल थ्योरी. सो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, जैसे कि नाम है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि स्टेट का जो ओरिजिन है, स्टेट को किसने क्रिएट किया है, गॉड ने क्रिएट किया. मीन्स डिवाइन ओरिजिन है. और रूलर्स जो रूल करते हैं उस स्टेट में
वो क्या है, वो गॉड्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान के ही वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये डिवाइन ओरिजिन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो, इन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी, जिसमें कि बताया कि स्टेट जो है दैट इज़ क्रिएटेड बाय पीपल, लोग स्टेट को क्रिएट करते हैं थ्रू एन एग्रीमेंट, दैट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लोग खुद जो है स्टेट क्रिएट करते हैं ताकि वो उनके पे रूल कर सके। जैसे कि हम लोगों ने हॉब्स, लॉक और रूसो की थ्योरीज को पढ़ी थी यूनिट नंबर 1 में, ठीक। फिर ये दो थ्योरीज, तो ये सब क्लासिकल थ्योरीज के अंदर आती हैं स्टेट थ्योरीज की। फिर फोर्स थ्योरी क्या है कि स्टेट जो है दैट इज़ फॉर्म थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड फोर्स, फोर्स से और कॉन्क्वेस्ट से जीत कर फोर्सफुली जो है स्टेट बना। फिर एक पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल थ्योरी भी आती है इन अंडर क्लासिकल थ्योरीज, जिसमें कि ये बोला जाता है स्टेट ग्रू फ्रॉम फैमिली सिस्टम, हायरार्की सिस्टम से, ये फैमिली सिस्टम से भी स्टेट बना, ठीक। सो दीज आर द क्लासिकल स्टोरीज। अब हम देखते हैं कुछ मॉडर्न थ्योरीज क्या हैं। जैसे आइडियलिस्टिक थ्योरी हेगल ने जो दी थी, और हेगल ने क्या बोला, स्टेट इज़ द हाईएस्ट एथिकल स्पिरिट अबव इंडिविजुअल। इन्होंने स्टेट को इंडिविजुअल से ऊपर प्रायोरिटी दी थी। तो हेगल जो है वो इनकी जो आइडियलिस्ट थ्योरी थी, स्टेट को एक आइडियलिस्ट बताया, ये मॉडर्न थ्योरीज के अंडर आता है। यूनिट नंबर 1 और 2 जिसने भी नहीं देखा, जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, प्लीज़ मैंने आप मेरे चैनल पे देखिए, प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, यूनिट वाइज मैंने क्रिएट कर रखी हैं, ताकि जिस बच्चे को जैसे जो भी यूनिट में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो उसको पहले वो फिनिश करें, ठीक है। सो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बहुत ही अच्छे से डिटेल वे में, मीन्स जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उतना मैंने एक्सप्लेन किया है, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सो आइडियलिस्ट थ्योरी, फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट थ्योरी, ये भी मॉडर्न थ्योरीज है, जिसमें कि मार्क्सिज्म ने स्टेट को क्या बताया, स्टेट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग इकोनॉमिक क्लास टू कंट्रोल अदर। जो रूलिंग इकोनॉमिक क्लास है या बुर्जुआजी क्लास है, उसके जो है उसके लिए स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, हथियार की तरह वो स्टेट का यूज़ करते हैं ताकि दूसरों को कंट्रोल कर सके। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था मार्क्सिस्ट थ्योरी में। फिर प्लूरलिस्ट थ्योरी देखिए, प्लूरलिस्ट थ्योरी में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत लोगों, प्लूरल मीन्स व्हाट, मैनी, सो पावर इज शेयर्ड विद द ग्रुप्स लाइक पार्टीज, यूनियंस, एसोसिएशंस एक्सेट्रा। फिर इलाइट थ्योरी जो किसने दी थी, मॉस्का, पेरेटो, माइशल्स, इन लोगों ने इलीट थ्योरी दी थी। और इलीट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि स्टेट जो है वो हमेशा, स्टेट को कौन कंट्रोल करता है, कुछ स्मॉल इलीट ग्रुप कंट्रोल करती है, ना कि मासेस के पास पावर होती है। सो ये सब मॉडर्न थ्योरीज थी, मतलब स्टेट कैसे ओरिजिन हुआ, ये स्टेट कैसे बना, स्टेट का क्या ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कंटेम्प्रेरी व्यूज़ क्या हैं स्टेट को लेके, ठीक है। सो सबसे पहले पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। अब स्टेट जो है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि पोस्ट कॉलोनियल, कॉलोनियल मीन्स कि डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के बाद स्टेट कैसे ओरिजिनेट हुआ, ठीक। सो न्यू नेशन स्टेट इमर्ज होने लगे पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ, हमने ये चीज़ अभी इससे पहले जब कोलोनिज्म और डीकोलोनाइजेशन चैप्टर मैंने आपको समझाया था, तो उसमें ये चीज़ बताई थी कि वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही इमर्ज हो रहा था डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से। तो उसके बाद जब नेशन स्टेट्स बन रहे थे तो डिफरेंट ये, इसको हम लोग क्या नेम दे रहे हैं, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। अब इसकी भी दो कैटेगरीज हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा बेस्ड स्टेट बनना, और इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेसिटी, कि वो जो स्टेट है वो कितना कैपेबल है, दैट इज़ 2 कैटेगरीज हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की। ये जो टर्म है पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, ये कब यूज़ किया गया, 1980s, मिड 1980s के टाइम पे। अब हम वेरियस जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने क्या बोला, इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फ्रांस फैनन 1961 में इन्होंने कोलोनाइजेशन की वजह से जो साइकोलॉजिकल या पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ा था उस चीज़ को स्टडी किया, कैसे कोलोनाइजेशन ने जो है माइंड को डैमेज किया लोगों के, कोलोनाइजिंग कंपनी जो कॉलोनी है वहाँ पे। सो ये फ्रांस फैनन ने स्टडी किया। फिर एडवर्ड सेड, इन्होंने ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ओरिएंटलिज्म मीन्स व्हाट, कि जो वेस्ट है, वेस्ट को क्या बोला, ऑक्सीडेंट, उसने ईस्ट की एक ऐसी, और ईस्ट के लिए क्या वर्ड यूज़ किया, ओरिएंट। तो जो ऑक्सीडेंट है उन्होंने ओरिएंट की ऐसी इमेज क्रिएट की थी जिसमें कि ये बताया कि ये जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं, ये जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो ईस्ट के में जितने भी रीजन बिलोंग करते हैं, ये बहुत ही बैकवर्ड हैं, एक्सॉटिक हैं, बारबेरियंस हैं, इनको सिविलाइज करना हमारी जिम्मेदारी है। सो दिस वॉज नॉट रियलिटी, बट एक्चुअल में ये रियलिटी नहीं थी, बट वो वेस्टर्न सुपीरियरिटी को शो करने के लिए
इस चीज़ को कॉन्सेप्ट दिया। तो इस चीज़ को हाईलाइट किसने किया? एडवर्ड सैड ने ओरिएंटलिज्म को कॉन्सेप्ट से। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ओरिएंटलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? एडवर्ड सैड का। ठीक, फिर गायत्री चक्रवर्ती स्पेक। ठीक, स्पावेक इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सब, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कैन द सबल्टर स्पीक, ये इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, और इसमें इन्होंने एसेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने ये स्टडी किया कि कैसे पुअर, मतलब इन्होंने ये, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पोस्ट कॉलोनियल स्टेट पढ़ रहे हैं, मतलब डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो नेशन स्टेट इमर्ज हुए उन स्टेट की क्या स्टडी थी। तो डिफरेंट फिलोसोफर्स ने डिफरेंट स्टडी किया, अपना ओपिनियन बताया। जैसे फ्रांस फैनन ने अपना ओपिनियन बताया कि डीकोलोनाइजेशन के बाद जो कॉलोनाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ा साइकोलॉजी और पॉलिटिकल इफेक्ट्स में। एडवर्ड सैड ने ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया कि इन्होंने वेस्ट ने ईस्ट को इस तरह से उनकी इमेज क्रिएट कर दी थी कि ईस्ट जो है बहुत ही वीक और बैकवर्ड है। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने क्या बताया कि जो पुअर हैं और जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं उनकी कोई रियल वॉइस नहीं है। इस वजह से उसके लिए उन्होंने उन्होंने एक बुक लिखी थी, कैन द सबल्टर स्पीक। उस बुक में इस चीज़ को हाईलाइट किया। ठीक है, फिर होमी भाभा हाइब्रिडिटी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि होमी भाभा ने हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया। ये हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? उन्होंने ही सैड कॉलोनाइज्ड पीपल लिव इन अ मिक्स्ड आइडेंटिटी स्पेस। जिन पीपल को कॉलोनाइज किया जाता है, जिनमें अदर फॉरेन कंट्रीज आके रूल करती है, वो बहुत ही मिक्स्ड आइडेंटिटी स्पेस में वो लोग रहते हैं, मतलब उनकी आइडेंटिटी बहुत ही मिक्स्ड होती है। ना ही वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल भी होते हैं और ना ही वो फुली वेस्टर्न होते हैं। तो उनमें एक हाइब्रिडिटी होती है। जैसे कि अब इंडिया ही है, इंडिया पूरी तरीके से मॉडर्न भी नहीं है जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और ना ही इंडिया अपने रूट्स को पूरी तरीके से ट्रेडिशनल भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से मिक्स्ड आइडेंटिटी हो गई है हमारी। ठीक है, सो ये डिफरेंट फिलोसफर्स और उनकी ओपिनियंस, आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब ये तो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को हम लोगों ने पढ़ा। अब क्या है कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? स्टेट तो है लेकिन वो कैसा स्टेट है? वेलफेयर स्टेट है, मीन्स डेमोक्रेसी और वेलफेयर को मिक्स कर देना। एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड नॉट जस्ट, उन्होंने बोला कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है सिर्फ रूल नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो हर एक सिटीजन के वेलफेयर के बारे में भी सोचना एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो गवर्नमेंट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, अब वेलफेयर स्टेट के अंदर में क्या क्या चीज़ें, क्या फीचर्स हैं? इट प्रोवाइड्स बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है। वेलफेयर स्टेट मीन्स व्हाट? स्टेट ऐसा हो जो सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में सोचे। फॉर एग्जाम्पल बेसिक नीड्स को प्रोवाइड करे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सो ये बेसिक नीड्स हैं, इसको प्रोवाइड करना वेलफेयर स्टेट का काम है। मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल, इकॉनमी कैसी हो? मिक्स्ड हो, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी हो और स्टेट रन इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ भी हो, वेलफेयर प्रोग्राम्स भी हो, एक बैलेंस हो उन दोनों का। ये नहीं कि सब कुछ प्राइवेट के हाथ में और ये भी नहीं कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल होना चाहिए। मॉरल डेवलपमेंट स्टेट की होनी चाहिए जिसमें कि ओवरऑल प्रोग्रेस हो, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना है। मॉरल डेवलपमेंट, समाज का नैतिकता के रूप में भी विकास हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, दैट इज़ एम। ठीक, सो ये वेलफेयर स्टेट है। आई होप आपको वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब डिफरेंट फिलोसफर्स ने क्या बोला, लाइक विलियम बेवरेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विलियम बेवरेज जो है, इनको फादर ऑफ द वेलफेयर स्टेट बोला जाता है। 1942 में इनकी बुक थी सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज। टी.एच. ग्रीन, इन्होंने क्या बोला कि स्टेट मस्ट हेल्प पीपल बिकॉज कैपिटलिज्म क्रिएट इनइक्वालिटी। टी.एच. ग्रीन ने क्या बताया कि स्टेट को, क्योंकि कैपिटलिज्म जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी उसने इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी समाज में, तो उस चीज़ से बचने के लिए और उस चीज़ को सही करने के लिए स्टेट को हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। दिस, और ओटो वैन बिस्मार्क में ने क्या बोला कि पहले ही वॉज अ फर्स्ट लीडर टू स्टार्ट वेलफेयर प्रोग्राम। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कौन पहला लीडर था और किस कंट्री में सबसे पहले ये वेलफेयर प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए। सो ओटो वैन बिस्मार्क जो थे, ही वॉज अ फर्स्ट लीडर टू स्टार्ट वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर वर्कर्स इन जर्मनी। ठीक, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो हमने पोस्ट कॉलोनियल स्टेट देखा, वेलफेयर स्टेट देखा। नाउ अब हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन और नेशन स्टेट में क्या इम्पैक्ट है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से नेशन स्टेट में क्या पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट है।
ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन मीन्स क्या होता है, सबसे पहले कि कंट्रीज आर कनेक्टेड थ्रू इकोनॉमी, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। वेरियस कंट्रीज जो है वो कल्चर की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का कुछ पॉजिटिव साइड भी है और निगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड क्या है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड बढ़ रहा है, आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है। ठीक है, सो ये पॉजिटिव साइड है ग्लोबलाइजेशन का। बट निगेटिव साइड क्या है ग्लोबलाइजेशन का कि ये कहीं ना कहीं नेशन स्टेट जो हैं उनकी सॉवरेनिटी को वीक कर रही है। सॉवरेनिटी मीन्स अथॉरिटी को, जो सुप्रीम इंडिपेंडेंस जो है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे WMF, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये कहीं ना कहीं स्टेट की सॉवरेनिटी को, डिफरेंट स्टेट्स के सॉवरेनिटी को हिंडर कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्लोबल इकॉनमी, इंटरेस्ट रेट्स और करेंसी को रेगुलेट कर रहा है। सो ये इस निगेटिव साइड हो गए। ठीक है, वीकेंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन स्टेट। कंट्रीज इकोनॉमीज, अब तो ये क्या है, डिफरेंट कंट्रीज़ की, जैसे इंडिया की इकोनॉमी लिंक है चाइना जो सस्ते चीज़ें इंडिया में इंपोर्ट करता है और इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है और इंडिया उससे इंपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं अब इन दोनों में इकोनॉमिकली लिंक हो चुका है, इंडिया और चाइना में। तो अब इंडिया चाहकर भी चाइना से डायरेक्ट रिवॉल्ट नहीं कर सकता अगर इस तरह, क्योंकि इकोनॉमी लिंक है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं वीक हो गई है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट इकोनॉमिकली ऑन अदर कंट्रीज, और वी कैन से दैट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो लिंक है। एक कंट्री की में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो दूसरे कंट्री में इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था लास्ट ईयर, तो उसकी वजह से या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उससे हर एक कंट्री में उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है ज़रूर। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब क्या करती हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को रेगुलेट करती हैं और कहीं ना कहीं नेशन स्टेट की सॉवरेनिटी को वीक करती हैं। जो नेशनल पॉलिसीज़ होती हैं वो फ्लैक्चुएट होती रहती है ड्यू टू ग्लोबल मार्केट प्रेशर्स। जो ग्लोबल मार्केट हैं उनमें जो प्रेशर आता है उसकी वजह से नेशनल पॉलिसी में इम्पैक्ट पड़ता है। अब उस टाइम पे जब रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था तो इंडिया में भी उसके जो क्रूड ऑयल थे उसके प्राइजेस में बहुत इम्पैक्ट पड़ा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेक पीपल माइग्रेट, अब क्या होता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक और चीज़ है कि लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस कंट्री में इमाइग्रेशन हुआ है, जिस कंट्री में बाहर के देश के लोग आके सेटल्ड हुए हैं, वहाँ पे जो है लेबर मार्केट में चेंजेस आता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वेरियस नेशन स्टेट्स। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। एडवर्ड सैड, मैंने आपको बताया इनकी जो कॉन्सेप्ट था ओरिएंटलिज्म का, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। एडवर्ड सैड, ओरिएंटलिज्म, कल्चर एंड। फिर गायत्री चक्रवर्ती, ये आपको मैंने बताया, गायत्री चक्रवर्ती स्पाविक, इनकी इन अदर वर्ड्स एशियन थिंकिंग, एकेडमिक फ्रीडम इन जेंडर्ड पोस्ट कॉलोनियल, अ क्रिटिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल एंड डेथ ऑफ द डिसिप्लिन। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक्स। उसके बाद अब देखते हैं होमी भाभा, ये भी मैंने आपको बताया। होमी भाभा, इन्होंने हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया, तो आपको बस इतना याद रखना, होमी भाभा, हाइब्रिडिटी एंड डिस्कर्सिव अनरेस्ट इन, तो हाइब्रिडिटी वाली बुक जो होगी वो होमी भाभा की है। ठीक है, फिर फ्रांस फैनन, वाइट मार्क्स, फ्रांस फैनन ने कॉन्सेप्ट क्या बताया, ये वाइट मार्क्स जो लगा हुआ है। TH ग्रीन, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, एंड रोलैंड रॉबर्टसन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल थ्योरी एंड ग्लोबल कल्चर। ठीक है, सो आइडेंटिटी द रियल मी, द लोकेशन ऑफ कल्चर, ये बुक होमी भाभा की है। फिर हाइब्रिडिटी एंड डिस्कर्सिव अनरेस्ट इन लेट कॉलोनियल एंग्लोफोन प्रोज ऑफ साउथ एशिया, फ्रांस फैनन, द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन वाइट मैन मास्क, ये फ्रांस फैनन की इंपॉर्टेंट है। द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन वाइट मास्क, अ डाइंग कोलोनिज्म एंड टूवर्ड्स द अफ्रीकन रेवोल्यूशन, ये फ्रांस फैनन की बुक्स हैं। TH ग्रीन की बुक लिखी हुई कौन सी है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस एंड प्रोलिगमेना ऑटो एथिक्स। These are some of the important books. So this is all about this chapter. I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel and keep